स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एजीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट का। पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आज हम एनसीईआरटी के पहले चैप्टर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, गति। अब हम देख लेते हैं गति में हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कंटेंट रहेगा, वो उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, आता हमारा मोशन। सबसे पहले चैप्टर ही हमारा क्या है, गति। तो हम पहले देखेंगे गति कहते किसे हैं, गति के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सापेक्ष गति क्या है, सामान्य गति, असामान्य गति, गति के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता था सापेक्ष गति आएगा। उसके बाद हम दूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद विस्थापन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। उसके बाद हम दोनों में अंतर देखेंगे, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चाल देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वेग, फिर त्वरण, फिर उसके बाद हम एक वीडियो हम यहाँ त्वरण तक बताएंगे। फर्स्ट वीडियो में पहले पार्ट में हम त्वरण तक बताएंगे। उसके बाद हम गति के समीकरण बताएंगे, एक अलग से वीडियो बनेगा। उसके बाद ये पूरा 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक 3 वीडियो में 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। एक पार्ट में त्वरण तक होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये और ये थर्ड होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिकल जो बुक में दिया है एक्सरसाइज, उसको हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो आइए हम एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम चाहेंगे कि आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, मोशन। हम गति के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है मोशन, गति। क्या है मोशन? ये वैसे दैनिक जीवन में इसका उपयोग देखते हैं। वाहन चलते रहते हैं गति की अवस्था में, हम चलते हैं वो भी गति की अवस्था में, पृथ्वी घूम रही वो भी गति की अवस्था में है, पत्ते हिलते रहते हैं वो भी गति की अवस्था। जो भी देखते हैं दैनिक जीवन में वो सब गति की अवस्था में होते हैं। क्या ये सही है कि हाँ वो गति की अवस्था में है? अगर हम बैठे हैं, आप बैठे हैं अगर बस पे एक सीट पे, दोनों लोग गति की अवस्था में हैं। अब कैसे गति की डिफाइन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सपोज दैट ये हम हैं, ये आप हैं, ये बस है, हम बैठे हैं। अगर मैं आप हम दोनों साथ बैठे हैं, बस जा रही है, हम देखेंगे कि आप भी हमारे साथ गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप भी हमारे साथ गति कर रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल, पृथ्वी पे बहुत सारी वस्तुएं हैं, कहते हैं पृथ्वी गति कर रही है, घूम रही है। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता। ऐसे हम अगर मैं किसी बस या ट्रेन पे बैठे रहते हैं, तो अगर हम बस चलती रहती है, ट्रेन चलता रहता है, तो हमको एहसास नहीं होता कि हमारे बगल वाला गति कर रहा है। जितने भी डिब्बे में बैठे रहते हैं, कभी पता नहीं चलता कि वो बगल वाला गति कर रहा है। इससे हम क्या कैसे समझते हैं कि वो बस चल रही है? कैसे जानते हैं कि वो हम ट्रेन चल रही है? हम कैसे जान पाते हैं कि वो ये पृथ्वी जो है घूम रही है? कैसे पता? अगर हम पृथ्वी से बाहर न गए होते तो हमको कैसे पता चलता कि ये पृथ्वी जो है वो गति की अवस्था में है? कैसे पता चलता? इसके लिए हम क्या किए, एक स्थिर बिंदु माने। अगर हम बस से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बाइक बैठे हैं दो लोग, पीछे वाला और आप दोनों लोग गति की अवस्था में। लेकिन अगर मैं आप देखेंगे कि आपके सापेक्ष जो पीछे वाला वो गति की अवस्था में, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ वो भी गति कर रहा है। आपको लगेगा ये हमारे साथ बैठा है। अगर हम देखेंगे रास्ते में जो पेड़ पौधे होते हैं, खंभे होते हैं, उसको हम स्थिर बिंदु मान लेंगे
तो जाते समय हम अगर हम किसी बिंदु को स्थिर बिंदु मान लेंगे तो तब लगेगा कि हाँ हम गति कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या परिभाषा क्या बनेगी? तो हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा बनेगी किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु अगर में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो, उसके स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। अब सपोज दैट हम अभी यहाँ पर हैं, ये हमारा स्कूल है, यहाँ से चले हम, मान लो 7 बजे चले हम, यहाँ हम पहुंचे 8 बजे पहुंचे। हमारे स्कूल के बीच की दूरी कितना है? मान लीजिए 10 किलोमीटर है। क्या है? 10 किलोमीटर। अब हम अपने घर से निकले, स्कूल तक गए, दूरी चले, हम क्या हुआ गति की अवस्था में आए, लेकिन समय भी तो लगा, चाहे थोड़ा लगा, 1 घंटे समय लगा है। हम और कम दूरी करेंगे तो और कम समय लगेगा, लेकिन समय लगा तो ना, उस ऐसा मतलब इसलिए समय जरूर लगेगा। आप चाहे 1 कदम चलिए, चाहे 2 कदम चलिए, चाहे 1 किलोमीटर चलिए, चाहे पूरी पृथ्वी घूम आइए, लेकिन समय जरूर लगेगा। तो हम क्या कहेंगे? किसी परिभाषा में लिख लेते हैं बात, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, क्या होता है? परिवर्तन करती है या होता है, तो हम कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति गति की अवस्था में है। क्या है? गति की अवस्था में है। क्या है? किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। अब क्या एक और बात आ जाती है, स्थिर बिंदु। अब हम स्थिर बिंदु कहाँ पाएंगे? अब क्या हम कह सकते हैं कोई बिंदु स्थिर है? नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ कोई पृथ्वी में कोई ऐसा बिंदु है कि स्थिर है। आइए हम देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम स्थिर बिंदु के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई में कोई स्थिर बिंदु है। हम क्या बोले थे? स्थिर बिंदु। क्या? स्थिर बिंदु। अब हम ध्यान से देखते हैं, अभी तो हम खड़े हैं,
हम बाइक से जा रहे हैं तो हमको लगेगा कि जो पेड़ है, जो बाम्बू है साइड में गड़ा रहता है, वो हमको लगता है कि वो स्थिर अवस्था में है। क्या वो सच में स्थिर अवस्था में है? अगर में हम जा रहे हैं, हम अपने सापेक्ष उस वस्तु को देखेंगे, उस वस्तु को हम मान लेंगे कि वो स्थिर है, तब तो वो स्थिर है। अगर हम कहेंगे, किसी से पूछेंगे कि वह बिंदु स्थिर है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि पृथ्वी पे कोई ऐसा बिंदु नहीं है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि वह स्थिर हो। क्योंकि हम देखते हैं पृथ्वी पर कई राउंड मार के आए, लेकिन कोई वस्तु नहीं मिली हमको कि जो स्थिर हो। क्योंकि जब हम पृथ्वी से बाहर गए तो देखे पृथ्वी खुद ही घूम रही है। क्या हुआ कि पृथ्वी खुद ही घूम रही है, तो हम कैसे मान लें कि कोई वस्तु इस पे जो स्थिर है वो स्थित होगी, कि वह स्थिर होगी? कैसे हम मान लें? हम अब हो गए पृथ्वी तो हमें कोई स्थिर बिंदु मिला नहीं। अब हम चल देते हैं चंद्रमा पर। तो चंद्रमा में पहुंचे तो वहां देखे कि चंद्रमा तो खुद ही पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वो कैसे स्थिर हो सकता है? चंद्रमा पे भी ऐसा कोई बिंदु नहीं मिला जहां हम देख सके कि कोई बिंदु स्थिर है। तो चंद्रमा से निकले गए ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सोचे कोई ना कोई बिंदु तो स्थिर होगा ही। पूरा ब्रह्मांड छांटा है, लेकिन कोई बिंदु ऐसा नहीं मिला जो स्थिर हो। उसके बाद फिर चले गए हम गैलेक्सी, जो बहुत बड़ी गैलेक्सी है पूरी, तो देखा कि पूरी गैलेक्सी घूम रही है। तो क्या हुआ, हमारे इतने भ्रमण करने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि कोई, यह निष्कर्ष निकला कि इस पूरे गैलेक्सी में, पूरे ब्रह्मांड में कोई स्थिर बिंदु है ही नहीं है। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई स्थिर बिंदु है ही नहीं है? लेकिन अगर में हम किसी के सापेक्ष, क्या किसी के सापेक्ष, किसी के रिस्पेक्ट में हम मान लें, जैसे हम गति कर रहे हैं, पेड़ स्थिर है, हम अभी जा रहे हैं, पेड़ स्थिर है, तब तो हो सकता है। अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो स्थिर दिखेगी। अगर हम कह दें, एग्जैक्ट कह दें ये स्थिर है, तो ये गलत है। तो समझ में आ गया होगा स्थिर बिंदु के बारे में। तब आइए हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है भौतिक राशियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या भौतिक राशि? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्या फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। अब भौतिक, इसके पहले वाले वीडियो में हम राशियों के बारे में डिस्कस किए थे, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, इन सभी के बारे में डिस्कस किए थे। मापन, मात्रक, ये सब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। अब हम आते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां होती क्या है? ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। पहला तो होता है अदिश राशियां, अदिश राशि। दूसरा क्या है? सदिश राशि, सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी अपने माध्यम से समझाते हैं। अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है? उसमें क्या बोला? अदिश राशि ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसमें परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी राशि जिसमें परिमाण, परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या होती है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब जैसे अदिश राशि के एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे द्रव्यमान देख लेते हैं, चाल देख लेते हैं।
चाल, दूरी। अब सदिश राशि में देखते हैं, वेग, विस्थापन, क्या है, विस्थापन। ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। चाल, हम कितने चाल से चल रहे हैं, परिमाण कितने, सपोज दैट हम चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर सेकंड, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं। अब इसमें दिशा थोड़ी डिसाइड होगा कि हम, तुम आओ इतने स्पीड से आओ, इस दिशा में आओ। ये जब हम वेग जाएंगे तब उसमें डिसाइड होगा, इस स्पीड से आओ, इस दिशा में आओ, तब हम उसमें देखेंगे। जैसे एरोप्लेन उड़ती रहती है, उसमें पता कैसे चलेगा, अगर हम एरोप्लेन आकाश में उड़ रही, उसमें हम कैसे देखेंगे कि इतने स्पीड से जाके इस गली से मुड़ के इस गली में चले जाना, उसमें तो होगा नहीं। उसमें कैसे दिशा देते हैं, उसमें कहते हैं इतने डिग्री, इतने अक्षांश और देशांतर पे मुड़ जाइए तो यहाँ आके आपको स्टॉप मिलेगा। वैसे पानी के अंदर जब होते हैं उसमें भी हमको दिशा के बारे में नॉलेज नहीं रहती है, कहाँ कौन सी दिशा है, सूर्य दिखता नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कितने डिग्री से पे मुड़ना है, कितने अक्षांश, कितने देशांतर पे मुड़ना है। वहां क्या है, सदिश राशियों को उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं दूरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, दूरी, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, दूरी, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह गए तो कुछ न कुछ दूरी हम चल सकते हैं। क्या कहते हैं, अगर में हम दो बिंदुओं के बीच, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, हम यहाँ से यहाँ गए तो ये जो उसके बीच की पथ तय किए, जितना पथ पे हम चले वो क्या होगा, उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा एक स्थिर बिंदु से दूसरी स्थिर बिंदु तक जाने में जितने पथ की लंबाई, जितने दूरी हम तय करते हैं, उस पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर इस वस्तु बिंदु पर है, अगर मैं यहाँ गया, समय लगा, किसी न किसी चाल से गया होगा, जो उसने ये डिस्टेंस तय की गई उसी को हम दूरी कहते हैं। जो पथ की लंबाई है उसी को हम उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, क्या होगा, क्या है, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसके बाद आता है विस्थापन। क्या आता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट।
क्या आता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या आता है? यही होगा, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई दूरी होगी लेकिन न्यूनतम दूरी होगी। दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सपोज दैट हम यहां से इस बिंदु तक जाना है, हम पहले गए मार्केट गए, उसके बाद दोस्त के घर गए, उसको लिवा के गए, हम कहा स्कूल गए। जाते वक्त तो हम घूमते जाते हैं, उसके बाद आते वक्त अगर हम फिर से घूमते हुए आए, जैसे हम कहीं और चले गए 3 जगह, हमने दूरी कितनी तय की? ये देखिए इतनी दूरी तय की। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में 10 किलोमीटर लगा, ये भी 10 किलोमीटर है, कितना हुआ? हमने 20 किलोमीटर तय किया। जबकि घर वालों को हमारे क्या पता है कि हमारे घर से और जो स्कूल है वो सिर्फ 5 किलोमीटर, कितना है? 5 किलोमीटर है। उनको हम अगर में कि कोई उनसे पूछेगा तो वो विस्थापन बताते हैं ना कि दूरी। हमने जितने पथ की लंबाई जहां जहां घूमे वो दूरी में ऐड होगा, और इस घर से और स्कूल से बीच की न्यूनतम जो दूरी है, जो एग्जैक्ट दूरी है, हमको अगर सिर्फ घर से स्कूल जाना हो तो जितनी दूरी तय करेंगे उसको हम विस्थापन कहते हैं, जो 5 किलोमीटर होता है। तो क्या हुआ? हम मतलब अगर हम कहीं जाना है, हमको सपोज दैट हमको 1 किलोमीटर जाना है और हम उसी 1 किलोमीटर जाने में हम 10 किलोमीटर घूम के आए 1 किलोमीटर, तो अगर उसकी दूरी तुम्हारी 10 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन विस्थापन क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। चाहे जिस तरीके से जाए हम, लेकिन विस्थापन न्यूनतम दूरी को कहेंगे। तो आइए हम परिभाषा समझते हैं, लिख लेते हैं। क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इन दोनों को एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। ये हम बता रहे हैं, ये सपोज दैट पहली बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। ये जो होगा ये विस्थापन होगा, ये जो होगा ये क्या होगा? दूरी होगा। ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड वस्तु बिंदु है। ये जो न्यूनतम दूरी हो ये विस्थापन होगी, और ये जो घूम के गई है ये दूरी होगी। अब हम देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, इसको नोट कर लीजिए। एक अंतर तो ये परिभाषा हो जाएगी कि तय किए दो बिंदुओं के मध्य तय किए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे, और विस्थापन दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। एक जब अभी डिफरेंस लिखेंगे कॉलम बना के, पहला दोनों यही परिभाषा लिख लीजिएगा। तो क्या हुआ? हम देखते हैं डिफरेंस, क्या? अंतर। दूरी और विस्थापन में पहला अंतर हमने क्या बनाया था कि वही परिभाषा नोट कर लीजिएगा। क्या? किसी भी दो बिंदुओं के मध्य तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसके अपोजिट दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यह अदिश राशि होती है। और ये जाहिर सी बात है
इसमें दिशा होती तो ये सदिश राशि होगी, यह सदैव धनात्मक होगी। अब धनात्मक कैसे होगी? हम स्कूल गए, स्कूल से घर आए, मार्केट गए, ये सब उस दूरी में जुड़ता जाएगा, कितनी दूरी हम चले। लेकिन जो विस्थापन है वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब जैसे हम स्कूल गए और घर वापस आए तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी कितना होगी? शून्य होगी। क्या होगी? हम घर से अगर में कहीं गए उसके बाद फिर हम घर पहुंच आए तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी, विस्थापन शून्य होगा। दूरी जुड़ जाएगी, दूरी तो दुगना हो जाएगी, लेकिन जो विस्थापन होगा वो शून्य हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, दूरी और विस्थापन में अंतर। इसके बाद हम देखते हैं वेग और त्वरण के बारे में, चाल देखेंगे, उसके बाद वेग के बारे में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। क्या देखते हैं पहले? वेग, गति नहीं, क्या देखते? चाल देखते हैं। क्या? चाल। क्या है? चाल। उसके बाद क्या देखेंगे हम? वेग। चाल हो गया, ये वेग हो गया। चाल किसी स्पीड से, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं वो चाल होगी। क्या होगा? जिस स्पीड में हम जा रहे हैं वो हमारा चाल हो जाएगा। एकांक समय अंतराल में परिभाषा कैसे देंगे? एकांक समय अंतराल में तय किए गए दूरी को विस्थापन कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहेंगे? एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या बनेगी परिभाषा? एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को, एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब इसमें चाल में दूरी आया है, वेग में क्या आएगा? विस्थापन। इसमें क्या होगा? एकांक समय अंतराल में एकांक समय अंतराल में तय की गई तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। अब इसमें दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्या होगा? ऐसे ही नोट कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है? यह एक, इसमें परिमाण, इसमें केवल परिमाण होता है। इसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है और यह अदिश राशि।
क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। चाल हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी और या तो जीरो होगी। अगर में हम कोई वस्तु स्थिर होगी तो उसकी चाल क्या होगी? जीरो होगी और जीरो, कभी ऋणात्मक नहीं होगी। क्या? किसी भी वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक होगी और जीरो हो सकती है लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होती। और इसमें क्या देखेंगे हम? वेग में इसका जस्ट अपोजिट, इसमें परिमाण के साथ साथ परिमाण, इसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है, दोनों होता है। यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। और वेग क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। क्या? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वेग पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है। अब इसका फार्मूला जो उपयोग आता है उसको लिख लेते हैं हम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसको नोट कर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाने में ये मदद करेगा। इसका जो क्या करते हैं मात्रक बनेगा, दूरी का मात्रक क्या होगा? कल बताए थे मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा दोनों मिलाकर? मीटर पर सेकेंड। मात्रक नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसको हम मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। वेग बराबर होगा, क्या होगा? विस्थापन बटा समय। क्या होगा? विस्थापन बटा समय अंतराल। इसका भी मात्रक वही होगा जो चाल का होगा। क्या होगा? विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी की मात्रक मीटर और समय सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अब हम आते हैं त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आता है? उससे पहले हम देख लेते हैं समान गति और असमान गति। क्या? समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हेडिंग डाल लीजिए, समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? समान गति और असमान गति। असमान गति क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन मोशन और एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समान गति और असमान गति।
इसको हम बता दे रहे हैं, आप इसे परिभाषा लिख लीजिएगा, बहुत ईजी है। ऐसे समझ लीजिए, अगर जो साथ साथ एक समान वेग से चल रहा है उसे समान गति कहेंगे, जो रुक रुक के चल रहा है, वेग परिवर्तन करके चल रहा है, उसे हम असमान गति कहेंगे। क्या कहेंगे, लिखवा लेते हैं। समान गति, कोई वस्तु यदि कोई वस्तु एक समान वेग से, क्या, एक समान वेग से निरंतर अपने पथ पर, क्या, पथ पर गति कर रही होती है, गति करती है, तो हम कह सकते हैं कि वह समान गति कर रही है। क्या, समान गति कर रही है। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, पृथ्वी हमेशा अपने एक निश्चित स्पीड से गति करती रहती है। सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गए, वो ये सारी जो गतियां होती हैं एक निश्चित समय के साथ साथ अपने परिवर्तन होती है, मतलब इनकी जो चाल होती है सदैव समान होती है। तो क्या, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से निरंतर अपने पथ पे गति कर रही होती है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु समान गति कर रही है। इसी प्रकार असमान गति देख लेते हैं। क्या, असमान गति, क्या है, असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से असमान वेग से गति कर रहा हो, असमान वेग से अपने पथ पर गति कर रहा हो, गति कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वह असमान गति कर रहा है, कि असमान गति कर रहा है, कि वह वस्तु असमान हो गया। ये भी परिभाषा बन गई। यदि कोई वस्तु असमान वेग से अपने पथ पर गति कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु असमान गति कर रहा है। जैसे हम बाइक चलाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं, फिर एक्सीलेटर ऐड देते हैं और तेज भागने लगती है। क्या हो गया, वो असमान गति हो गया। मतलब ये तो हम धीम कर रहे हैं बाइक, उसके बाद फिर तेज कर रहे हैं, फिर धीम कर रहे हैं, फिर तेज कर रहे हैं, ये क्या हो गया, असमान गति। अब आ जाते हैं त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या, एक्सेलरेशन, त्वरण। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, त्वरण के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्या, त्वरण। क्या, त्वरण। क्या है, त्वरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब त्वरण क्या कहते हैं, जैसे त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन, एक आग का काम करता है। क्या त्वरण क्या करता है, एक प्रकार का आग का काम करता है।
अगर मैं कोई वस्तु जा रही है, एक प्रकार का धक्के का काम करते हैं। जैसे हम पैदल जा रहे हैं, कोई पीछे से आया और हमको धक्का दे दिया, पुश कर दिया, तो क्या हुआ, हमारी स्पीड बढ़ गई। तो क्या किया, वो एक आग का काम कर रहा है, वो धकेलने का काम करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। जैसे हम क्या एग्जांपल दें, हाँ बाइक चला रहे हैं, जो उसमें एक्सीलेटर होता है, उसके जैसे ही घुमाते हैं और तेज बाइक भागने लगती है। वही उसी के जो घुमाते हैं, एक्सीलेटर नहीं कहते उसको शुद्ध रूप से क्या 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 कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। जो एक्सीलेटर जो हम कहते हैं, उपयोग करते हैं, वो दरअसल उसका नाम है एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। इसको समझ लीजिए आप, एक प्रकार का पुश करना, धक्का देना या आग लगाना। सपोज दैट कोई वस्तु जा रही है, उसको हम जाके दौड़ते हुए धकेल दें, तो वह जितने स्पीड से वो जा रहा है प्लस में जितनी हमारी स्पीड है, या तो वो हमारी स्पीड ले ले, नहीं तो अगर वो हमारी स्पीड नहीं ले पाएगा तो वो गिर जाएगा। अगर हम वो 5 की स्पीड से जा रहे हैं, हम 10 की स्पीड से दौड़ते जा रहे हैं, उसको हम धक्का देंगे ना, तो 15 की स्पीड से दौड़ने लगेगा। तो क्या करता है, ये आग का काम करता है, गति को बढ़ाने का काम करता है। तो इसमें इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अभी हमने क्या बताया, धक्का मारना, पुश करना, वेग परिवर्तन। जिस चाल से चल रहा है उसके हम चाल में परिवर्तन कर दिए ना, उसी को कहते हैं वेग परिवर्तन। वही तो हमने बताया ना, अगर हम उसके जिस चाल से चल रहा है उसको हम धकेल दें, वो दुगनी चाल से चलने लगेगा या तो गिर जाएगा। तो क्या किया, उसके वेग में परिवर्तन कर दिए हम। अब जरूरी थोड़ी ना हम उसको पुश ही करें, हम उसको खींच भी तो सकते हैं ना। तो ये जो त्वरण होता है, ये इसमें एक और टॉपिक आ जाता है, मंदन, उसको भी देख लेते हैं। पहले हम त्वरण देख लेते हैं। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फार्मूला क्या होगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब वेग का अभी हमने क्या मात्रक देखी, मीटर पर सेकेंड अपान, फिर इसका सेकेंड हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसमें आता है मंदन। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हम किसी वस्तु को ठेले, हम उसको खींच भी तो सकते हैं। कोई वस्तु जा रही है, उसमें हम जब ब्रेक मारेंगे तब उसके मंदन, वो वस्तु रुक जाएगी। अगर कोई वस्तु जा रही है, उसको ब्रेक मारने में या किसी वस्तु द्वारा किसी एन प्रकार किसी भी तरीके से हम उस वस्तु को गति में हम अवरोध उत्पन्न कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, मंदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मंदन। ये क्या हो जाए, डी एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या होगा, डी एक्सीलरेशन। इसमें क्या होगा, किसी वस्तु के वेग में कमी। क्या है, किसी वस्तु के वेग में कमी को मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं। अब सब कुछ फार्मूला यही सेम रहेगा, त्वरण का ही फार्मूला रहेगा, बस क्या है, निगेटिव हो जाएगा। जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ निगेटिव हो जाएगा, मंदन की जगह बस हो जाएगा। इसे त्वरण को डिनोट किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। मंदन को भी ए से डिनोट करेंगे, बस क्या होगा, निगेटिव लिखा रहेगा बस। अब इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, गति के समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे, ग्राफी निरूपण। जो समय ग्राफ होता है, ये जैसे सपोज दैट ये है,
ग्राफ कितना गया है, कितनी स्पीड से क्या चल रहा है, उसके बारे में हम बाद में लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के जो लास्ट में न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए ही बस इतना ही। आगे अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, नेक्स्ट वीडियो